नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त सहरसा में हैं और हमारे साथ मधेपुरा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद यादव जी हैं। जेडीयू से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस मुद्दे पर बातचीत होगी। साथ ही साथ कल यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि बिहार में तीसरा फ्रंट बनने जा रहा है, जो कि दोनों दलों, जो एनडीए की है या आरजेडी महागठबंधन का हो, दोनों दलों को पछाड़ने का काम करेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं सांसद जी से कि जिस तरह यशवंत सिन्हा जी का ऐलान है, सांसद जी क्या लगता है आपको, कुछ नुकसान होने वाला है इससे? नहीं, देखिए, जब चुनाव का समय आता है इस तरह के कई गठबंधन या पार्टियां लोग बनाते हैं अपने अपने सुविधानुसार, लेकिन जब चुनाव बीतता, चुनाव परिणाम जब देखने से उस समय में पता चलता है कि कौन गठबंधन का खाता भी खुला कि नहीं, और उस समय लोग को जानकारी मिलती है। वैसे तो आप देखिएगा कि अखबार वगैरह में भी कि ऐसी पार्टियां लोग बनाते हैं, ना उसको मंजूरी लेते हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन कहते हैं कि अमुक पार्टी मेरा है, और वह चलता है। जब चुनाव होता है तो सिंबल लेके जगह जगह जाता है, कहता है आपको नहीं मिला तो हमारे सिंबल पर आप लड़ जाइए, कुछ पैसा दीजिए, आपको हम दे देंगे। तो इसलिए चुनाव तो बिहार बिल्कुल दो धड़े में पहले से भी बट रहा है जी, आगे भी बटेगा। इसलिए उस सब मोर्चा वगैरह हम समझते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसे करने के लिए तो रोक किसी को नहीं है। जो एक्स वगैरह लोग हैं, भिन्न भिन्न पार्टी में थे, उनको वहाँ अवस्थान नहीं मिला, तो लोग कहते हैं कि चलो उसको मोर्चे बना लें। तो हमारा व्यक्तिगत राय है, इस तरह के मोर्चे को पहले भी सफलता नहीं मिली और इस बार भी नहीं मिलेगा, यह मेरा व्यक्तिगत राय। जी सांसद जी, भारत चीन मुद्दा था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कहा कि हम दोस्त के लिए दोस्त हैं और जो हमारे तरफ आँख उठाकर देखता है उसे छोड़ते नहीं हैं। तो आपसे पीछे भी हमने बातचीत की थी और लगातार ये मुद्दा जो है देशवासियों में एक तरह से आक्रोश का माहौल है। नेपाल को देखिए, नेपाल आँख तरेड़ के भारत की तरफ देख रहा है। चीन को देखिए, अन्य जो देश हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं इसको बड़ा मुद्दा बनाई हुई है। चीन फंडिंग की बात हुई कि राजीव गांधी जो ट्रस्ट है उस पर पैसे डाले गए। इसके साथ ही पीएम केयर फंड में भी कहा जा रहा है, विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उसमें भी पैसे दिए गए। तो पहले प्रधानमंत्री जी देश से माफ़ी मांगे और वो पैसा लौटाए, फिर राजीव गांधी जो सोसाइटी है वो वापस करेगी। देखिए, प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है जी, और जो संपन्न देश है, जहाँ कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं या बात प्रकाश में आती है, वहाँ डिमांड वगैरह वहाँ के लोग करते हैं या शासन चलाने वाले लोग हैं जी। तो सहायता तो लोग करते ही हैं। इसीलिए आपको देखिएगा कि कहाँ गए प्रधानमंत्री, वहाँ का लोग कहा कि नहीं, हमको यहाँ मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए देते हैं। लोग देते हैं इसके लिए भी कि हम बहुत कष्ट में हैं, अमुक बीमारी से हम लोग त्रस्त हैं और चूँकि साधन की कमी है, इसलिए सो हमको सहायता कीजिए। तो उस सब काम में भी प्रधानमंत्री देते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान है आपको पाकिस्तान के बगल में जी, तो वहाँ तो विशेष ध्यान भारत सरकार का पहले से भी रहा है, अब भी रह रहा है जी। इसलिए सहायता करना या किसी ओकेजन पर कुछ उधर से इधर आ जाना हमारे समझ से वो गलत नहीं है। जो शासक रहते हैं, अब जो शासन में नहीं है, वह तो कहीं से पैसा यदि मिलता है तो उसका व्यक्तिगत माना जाएगा कि अपने अप्रोच पर लिए, या उनके लिए भी लोग देते हैं कि इनको हम कुछ ऑबलाइज करेंगे तो हमारे लिए भी कुछ बोलेंगे, और जो शासन चलाने वाले लोग हैं उसका भी क्रिटिसाइज करेंगे। वो भी तो कह रहे हैं कि हम जो पैसा ले रहे हैं वो देश हित में लगाते हैं, हमारी एनजीओ चल रही है, इन सब कामों में लगा है वो पैसा। कहने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन उनका एनजीओ कहाँ चल रहा है? राजीव गांधी ट्रस्ट कह के जो लिया पैसा, उसका कहाँ चल रहा है? तो रिटर्न वगैरह देता होगा ना जी। अब लेके व्यक्तिगत काम में, अपने निजी काम में आप लगाइएगा तो यह तो उचित नहीं है। इसलिए कहने के लिए तो जो गलत भी करता थोड़ा कहता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता देखती है
और जिस ट्रस्ट में उनको पैसा मिला उसका तो कोई काम दिख नहीं रहा है। अब कांग्रेस में भीतर भीतर दिखता होगा अलग बात। कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है। यदि वहाँ कुछ कहीं से ले लिया या कुछ बोला तो मजबूरी है उसके साथ जो लोग हैं उसके समर्थन में ही लोग बात करेंगे। उनको इतना छूट नहीं है कि पार्टी में गलत हो रहा था आप बोलिए। यदि वैसे बोलना चाहेगा तो तुरंत उसको बाहर का रास्ता दिखाती है यह पार्टी। जी सांसद जी, प्रवासी मजदूर का भी एक मामला है और बिहार में ही उन्होंने खुदकुशी कर ली है। क्या जो सुविधाएं कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि प्रवासी मजदूरों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, हम उन्हें रोज़गार मुहैया करा रहे हैं, भूख प्यास के चलते उन्होंने जो है इससे दुखी होकर आत्महत्या की है, क्या कहेंगे आप? आपकी राय क्या है? मरने के लिए लोग यदि खोजते हैं रास्ता तो उसमें एक आत्महत्या भी कारण है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है 3 महीने का खाद्यान्न सबको मुफ्त में दिया और जो बाहर थे आने का कोई रास्ता नहीं था तो उनको कहा गया कि आप लोग उसमें आवेदन दीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 21 लाख लोग जो थे मजदूर उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, अपना खाता नंबर की भी जानकारी दी तो उसको 1000 रुपये की दर से सभी जगह उनके खाते में पैसा डाला गया। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो उस समय में रजिस्ट्रेशन तो में उनका हुआ लेकिन उसका खाता नहीं खुला हुआ था तो इसलिए उसको राशि नहीं गई। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह आदेश दिया है कि उसके नाम से भी खाता खुले और जो हम समझते हैं कि वह भी संख्या कम नहीं है 21 लाख वगैरह वह भी होगा तो उनके जब खाता खुल जाएगा तो उनके खाते में भी पैसा जाएगा। तो मान लिया 21 करोड़ जिसको भुगतान हो गया, 21 करोड़ जिसको भुगतान नहीं हुआ उनका अकाउंट ठीक नहीं था या नहीं खुला हुआ था जी तो 42 लाख रुपया हो गया। 1000 के दर से दिया गया उसको जोड़ लीजिए कितना पैसा हुआ। जब बिहार में लोग आए तो उसको खाद्यान्न मुफ्त दिया गया। जब उसके लिए स्पेशल ट्रेन चली उससे भी लोग आए तो उसका पहले जांच हुआ, सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया जी। और उसमें भोजन वगैरह की भी व्यवस्था सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने तरीके से जो क्वारंटाइन सेंटर है यदि संख्या यहाँ बढ़ गई तो फिर उसको गांव-गांव में सभी विद्यालय में उसकी व्यवस्था कराई गई। तो खाना तो मिलता था उस पर और उसके साथ साथ उसको किट भी दिया गया। किट में एक लुंगी, एक गमछा, यदि महिला को है तो उसके लिए साड़ी, फिर एक बाल्टी, एक जग, उसके लिए मसहरी की मच्छर नहीं काटे। जो जो लोग डिमांड किए सरकार उसको सबको कर रही थी। तो उसमें भी अमूमन 5,53 रुपया एक व्यक्ति पर पड़ा। तो उसी को आप जोड़िएगा कि 21 लाख लोग जो आया और उसके अलावा भी जो लोग आया तो उस पर जो दिया गया खर्चा हुआ उसको जोड़िएगा तो कितना होगा? उतना नहीं। उसके बाद था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो जाएंगे और उसको अधिक पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसको ऊंचे के अस्पताल में भेज के उसका इलाज कराएंगे। उस पर भी सरकार का पैसा लगा और जो वहाँ से जाने लगा तो उसको था कि 1000 रुपया के दर से तो उसको राशि दी जाए, उसको भी फिर 1000 मिला। इसीलिए आत्महत्या किया गया होगा, दूसरा भी कारण होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भूख से मर गया। सरकार तो सभी जगह उसकी व्यवस्था कराई। अभी तो उसके घर में इतना खाद्यान्न है कि वो तो 3 महीना आसानी से उसका बीत ही जाएगा। वैसे योजना और सरकार के मुख्यमंत्री जी की बन रही है और भारत सरकार से भी पत्राचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि 3 महीना का और राशन उसको मिले। इतना मिलने के बावजूद भी जो आत्महत्या हो गया तो उसको प्रवासी मजदूर को से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। यदि उसको कोई कष्ट नहीं हुआ, वो मर गया वहाँ पर तो दूसरा भी कारण होगा। एक बात प्रकाश में आई थी कि जो मजदूर थे अपने घर आए। अभी तो यह भी चला हुआ है कि पंजाब से गाड़ी आ रही है, हरियाणा से आ रही है, तेलंगाना से आ रही है। मतलब जो मजदूर जहाँ काम करते थे वहाँ के लोग जिनके खेत में या फैक्ट्री में करते थे वो गाड़ी लेके आए इन इलाके में आ ही रहे हैं जी। और उसको फिर से ले जा रहा है कुछ एडवांस वगैरह दे के, यह कह के कि हम आपका मजदूरी भी
दैनिक मजदूरी है उसको भी बढ़ाएंगे। जी। एक खबर यह भी आया था कि एक घर में जो आया था प्रवासी मजदूर, उसके पत्नी और उसका बेटा तो इतना दबाव बनाया कि सब वापस जा रहा है, आप यहाँ रह के क्या कीजिएगा। उसके चलते उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो आत्महत्या तो के कई कारण होते हैं। अब कोई एक आदमी मर गया तो उसको इससे लिंक नहीं जोड़ा जाए कि इसको सरकार के तरह से सुविधा नहीं मिली, उसके बावजूद भी है कि काफ़ी पैसा मनरेगा में है और सरकार कहती है कि आप बाहर कहाँ जा रहे हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। मनरेगा वगैरह में है कि मजदूर की सूची पहले दी जाती है, जी जी, उसको दीजिए, आपको हम 125 दिन रोजगार देंगे। इस तरह मजदूर को काम हम देंगे। 25 विभाग ऐसा है, वह सब विभाग तैयार है कि हम मजदूर को अपना काम दें। अब जो रुक नहीं रहा लोग तो कहाँ काम करेगा। घर से बाहर जो लोग रहते हैं थोड़ा चटक मटक इलाके में, तो गांव में वह काम नहीं करना चाहता। जितना पंजाब जाएगा तो पंजाब में जितना ड्यूटी वो करेगा सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि उसके साथ तो जो है मालिक, उसकी पत्नी, वो सब भी काम करती है जी। तो उसके चलते वह भी बहुत देर तक उसमें काम करता है। लेकिन आप भी तो इसी इलाके के हैं, हम लोग भी हैं, यहाँ मजदूर काम नहीं करने के लिए तैयार है। यदि यांत्रिक सुविधा सभी चीज़ में, जैसे कृषि विभाग में यदि नहीं रहता तो खेती वगैरह तो होता ही नहीं। आज तो है कि अब ट्रैक्टर से जोतिए, उसको कर दीजिए, समय समय पर पानी दीजिए। जब फसल कटने का समय आएगा तो उसके लिए भी मशीन आ गया। फसल गेहूं काटेगा और उसी में उसका दाना भी निकलेगा अलग, और जो उसका पुआल वगैरह है वो सब डंकी वगैरह वो अलग चल जाता है। यदि मशीन नहीं रहता तो कोई काम ही नहीं होता। आज के दिन में मजदूर बाहर चले गए, अपने गांव में काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए काम देने के लिए बिल्कुल सरकार तैयार है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री भी लिखे है कि बैंक से जो यहाँ कोई रोजगार करना चाहता है उसको आप बैंक को है कि ऋण दीजिए जी, MSME के अंतर्गत हाँ ऋण दीजिए, हम गारंटर हम हैं कि हम उसकी भरपाई कराएंगे। जी बिल्कुल। सांसद जी एक सुविधा है तो जी सांसद जी एक और सवाल है। अभी शहीद कुंदन यादव के पिता ने कहा कि मेरा बेटा देश की सेवा में तत्पर था और उसने अपनी जान दी वहाँ पर, मैं अपने पोते को भी भेजूंगा भारतीय सेना में। और जिस तरह एक बुजुर्ग पिता ने कहा है कि बेटे का मुझे गम नहीं, अब मैं अपने पोते को भी देश की सेवा में लगाऊंगा, क्या कहेंगे? अच्छी बात है। इस तरह की बात तो दूसरे राज्य में भी जो शहीद होके आते हैं उनकी पत्नी बोलती है, उनके पिताजी बोलते हैं। और यहाँ भी आरण में जब आए थे कुंदन जी तो उनके पिताजी इस मुसीबत में भी पूरे उत्साह के साथ कहा कि हम बेटों को हम सेना में भेजेंगे। वैसे अभी बच्चा छोटा है और जब बालिग होगा तो उस समय क्या स्थिति परिस्थिति होगी, लेकिन उन्होंने उदारता दिखाई, देश के लिए अपना समर्थन दिखाया। और उनकी बेटा के मृत्यु के बावजूद भी उन्होंने यह घोषणा की, यह काफ़ी सराहनीय हुआ और इलाके का भी मान सम्मान, इज्जत उन्होंने बढ़ाई। सांसद जी, बारिश का मौसम है और जल भराव की स्थिति है सहरसा, मधेपुरा, तमाम जगहों पर आप देखेंगे, और डेंगू का भी सीज़न आ गया है। ऐसे में सांसद जी किस तरह प्रयासरत हैं, यहाँ की नगर परिषद वगैरह किस तरह प्रयासरत है? देखिए, बरसात जब आता है तो अतिवृष्टि जब जो होगी तो पानी तो लगता ही है। उसको किसके हाथ में है कि हम, जैसे इसी नगर परिषद को लीजिएगा, मधेपुर को लीजिएगा, ऐसा किसी का हाथ में थोड़ा है कि बारिश आएगा तो उसको हम उठा के दूसरे जगह हम ले जाएंगे। वैसे विज्ञान डेवलप किया और कई देश ने ईजाद भी किया इस तरह की व्यवस्था कि बादल आ रहा है, कहीं कोई आयोजन है, खेल हो रहा है बड़ा, तो उसको लोग ऊपर में ही रोक के उसको डाइवर्ट कर देता है। यह सब तो व्यवस्था ही है दुनिया में। इसलिए पानी जब बरसेगा तो पानी लगेगा ही। यदि अब उस पानी को आप कहिएगा कि जीना दूभर हो गया तो आपकी मर्जी। अब जैसे आप जाइएगा मोहल्ला में सड़क बना हुआ है, लेकिन सड़क के बाद जो सरकारी सड़क है उसको भी लोग अतिक्रमण किए हुए। नहीं, आप लोग भी निकलते होते होंगे तो तकलीफ तो लगती होगी ना कि थोड़ा? बिल्कुल तकलीफ होती होगी। कौन चाहता है कि हमारा गाड़ी फंस जाए, कौन चाहता है कि सो हमको कीचड़ पड़ जाए। तो सब लोग चाहते हैं, आम लोग जितने चाहते हैं उससे जनप्रतिनिधि तो कम
उसके लिए नहीं सोचते हैं, इसी बात नहीं है। इसीलिए बरसात में जो बारिश होगी, अब जहाँ पहले पानी लगता था नाला बन गया तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अभी जो मोहल्ला में सड़क वगैरह बन रही है, यहाँ कई सड़क स्वीकृत हुई है नगर परिषद की पथ निर्माण विभाग में, सभी का टेंडर हो गया, उसमें भी नाला बनेगा, सड़क बनेगा। अब जो सड़क पर लोग दीवार दिए हुए उसको अपने मन से नहीं हटाएंगे, या नहीं कहेंगे हमारे ज़मीन में भी यदि आधा फुट आता है, 1 फुट आता है तो वह भी आप लीजिए, ऐसा कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि जो सो कॉल्ड दबंग जिसको कहते हैं, जिसकी साख है समाज में, वैसे वैसे लोग भी सरकारी सड़क को छोड़ने में उनको काफ़ी झिझक हो रही है। निर्माण तो होगा सड़क का, अभी सड़क बना हुआ, दोनों तरफ सड़क से मिट्टी भर के अपने अपने घर को लोग ऊँचा कर लिया, उसमें नाला नहीं है। तो फिर जब वह बन जाएगा तो इस सब तरह की परेशानी नहीं होगी। गांव में तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि एक के मोहल्ला में कई हज़ार घर उसमें बसा हुआ है और सड़क डिस्टर्ब हो रहा है, तो गांव में और शहर में अंतर होता ही है। पानी बरसेगा तो उसको निकास चाहिए, उसका निकास में कोई दिक्कत होगी तो पानी लगेगा ही। और इस समय तुरंत चाहते हैं, जैसे NH 107 में काम लगा हुआ है, 107 में काम लगा हुआ, 106 में एक न्यूज़ हम देख रहे थे मधेपुरा का कि हम 107 में हम धान रोप रहे हैं। उसको यह जानकारी नहीं है कि NH 107 जिन शहरों से गुजरा उसका अलग से बाईपास बना हुआ है, और बीच का जो हिस्सा है वह अब पथ निर्माण विभाग का हो गया। बाईपास से जहाँ हटेगा, जहाँ NH में जुटेगा, तो उसका NH 107 वह हो गया, और इधर का जो सड़क बच गया जो पहले NH 107 था, तो वह पथ निर्माण विभाग में चला गया। और पथ निर्माण विभाग में जो सड़क है जो पहले से NH में था, उस सभी के लिए पथ निर्माण विभाग ने उसकी व्यवस्था की। जैसे सोनवर्षा राज में भी है, उसमें भी PCC हो गया, और सिमरी बख्तियारपुर में देखिएगा उसमें भी हो गया। सहरसा थोड़ा लंबा है, इसको सहरसा बस्ती के पूरा हासिम की चिमनी से लेके चैनपुर के राइस मिल जो है वहीं से बाईपास निकलेगी, तो वहाँ तक उसके लिए भी सिर्फ स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन उसमें काम लगा हुआ। लेकिन आप देखिएगा पीछे दिन से कि बारिश इतनी हो जाती है तो किया हुआ काम भी छत बिछत हो जाता, इसलिए मौका भी उस तरह से नहीं मिल रहा है। मधेपुरा में भी जो धान रोप रहा है उसके लिए भी राशि स्वीकृत हो गई, सब जानता है कि संवेदक भी उसमें आ गए, काम भी शुरू किया। लेकिन बारिश वगैरह के चलते जब नहीं हुआ, अब कोई धान रोपने के लिए तैयार है, अपने घर में जाके खेत में धान रोप लेंगे तो कुछ फ़ायदा भी होगा। तो बहुत लोग को छपास का भी बीमारी है, हम धान लेके ऐसे करेंगे तो हमारा फ़ोटो आ जाएगा, अखबार में छपेगा, उसी से वह प्रसन्न है। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई यही है कि मधेपुरा में, सहरसा में यह जो समस्या है उस सब के लिए पथ निर्माण विभाग ने राशि दे के संवेदक को बहाल करके वर्क ऑर्डर दे दिया, उसी में काम हो रहा है। और हमको लगता है कि बारिश उरिश थमेगा तो ज़रूर इसका निदान होगा। जी बिल्कुल सांसद जी, काफ़ी बातचीत की हमने आपसे और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी और मुद्दे पर अन्य दिन बात करेंगे। तो सांसद जी का काफ़ी लंबा साक्षात्कार था हमारे साथ, और बड़ा क्षेत्र है, कई मुद्दे हैं, हर तरह के मुद्दे पर सांसद जी से लगातार बिहार चुनाव के दरमियान बातचीत होती रहेगी। कैमरा पर्सन अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार, सांसद निवास कैस्टोला, सहरसा, बिहार। नमस्कार।